विजवाइव टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी गुत्थी पर बात करने वाले हैं जो सदियों से इतिहासकारों और भाषाविदों को उलझाए हुए है, सिंधु घाटी की लिपि। जी हाँ, मतलब एक 4000 साल पुरानी रहस्यमयी लिखावट। हमारे पास यज्ञदेवम यानी भरत राव की इस लिपि को समझने के दावे से जुड़े कुछ स्रोत हैं, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, लेख हैं। हाँ, और आज हमारा मकसद है इस दावे की तह तक जाना। क्या वाकई कूटलेखन मतलब क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसे पढ़ लिया गया है, और क्या ये भाषा प्राचीन संस्कृत है? बिल्कुल। और देखिए, ये लिपि अपने आप में ही बहुत अनोखी है। मतलब सैकड़ों प्रतीक चिन्ह हैं इसमें। हाँ, वो मोहरों पे मिलते हैं ना? हाँ, मोहरों पर, तांबे की तख्तियों पर, मिट्टी के बर्तनों पर। और इसे पढ़ने की कोशिशें वो कोई आज की नहीं है, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 100 साल से? जी हाँ, और 100 से ज्यादा दावे हो चुके हैं जो नाकाम रहे हैं। अच्छा, 100 से ज्यादा? हाँ, और देखिए, चुनौतियां हमेशा से ही बड़ी रही हैं। एक तो ये कि लिखावटें बहुत छोटी हैं, औसतन बस 4-5 निशान होते हैं एक सील पर। बस 4-5 निशान? उससे क्या समझ आएगा? वही तो। और फिर कोई रोजेटा स्टोन जैसी द्विभाषी कुंजी नहीं मिली है हमें, जिससे हम तुलना कर सकें। हाँ, वो तो सबसे बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ा सवाल, ये कौन सी भाषा है? क्या ये कोई द्रविड़ भाषा है, या इंडो यूरोपीय, या फिर कुछ और ही? मतलब पता ही नहीं। यहीं पर जगदेवम का दावा एकदम दिलचस्प हो जाता है। उनका तरीका वो अलग कैसे है? मैंने सुना है उन्होंने इसे भाषा की पहेली की तरह नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक कोड की तरह, एक क्रिप्टोग्राम। हाँ, सही पकड़ा आपने। यही उनका मुख्य नजरिया है। उन्होंने अमेरिकी गणितज्ञ क्लाउड शैनन, उनके सूचना सिद्धांत और क्रिप्ट विश्लेषण यानी कोड तोड़ने के सिद्धांतों का सहारा लिया। अच्छा, शैनन का सिद्धांत, वो कैसे लागू होता है यहाँ? देखिए, शैनन का सिद्धांत ये समझने में मदद करता है कि किसी भाषा या कोड में पैटर्न कितने प्रिडिक्टेबल होते हैं, कितने अनुमानित हैं। यज्ञदेवम ने इसी आधार पर तर्क दिया कि लिपि में एक खास तरह की संरचना है, जो महज बेतरतीब निशान नहीं लगते, बल्कि एक व्यवस्थित कोड जैसे लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 4300 से ज्यादा जितने भी ज्ञात शिलालेख थे, उनका एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया। पूरा डिजिटल? हाँ, पूरा डिजिटल। फिर एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया पर्ल में, रेगुलर एक्सप्रेशंस का उपयोग करके, और एक संस्कृत शब्दकोश की मदद ली। अच्छा। और फिर हर निशान के लिए जो संभावित ध्वनिमान हो सकते हैं, साउंड वैल्यूज, उनको व्यवस्थित तरीके से परखा, टेस्ट किया। बाप रे, ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। तो इस सब के बाद उन्हें मिला क्या? क्या नतीजा निकला? क्या वो सचमुच इसे पढ़ पाए? हाँ, उनका दावा तो यही है। वो कहते हैं कि यह लिपि एक प्रोटो अबुगिडा है। प्रोटो अबुगिडा? ये क्या होता है? मतलब ब्राह्मणी जैसी शुरुआती लेखन प्रणाली, जहां हर निशान एक व्यंजन और स्वर के मिले जुले शब्दांश यानी सिलेबल को दिखाता है। अच्छा, जैसे क, के, कु टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और भाषा, उनके मुताबिक ये व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही वैदिक काल के बाद की संस्कृत है। अच्छा, संस्कृत, वो भी इतनी पुरानी? जी हाँ। ये तो पूरी समझ को ही बदल देता है। अब तक तो माना जाता था कि संस्कृत का प्रभाव भारत में काफी बाद में आया। बिल्कुल, यही उनके दावे का सबसे चौंकाने वाला और कह सकते हैं कि विवादास्पद पहलू है। तो फिर उन मोहरों पर लिखा क्या है, अगर संस्कृत है तो? उनके अनुवाद के अनुसार ये लिखावटें ज्यादातर छोटी धार्मिक या सांस्कृतिक बातें हैं, जैसे कोई आदर्श वाक्य हो, या देवताओं का आवाहन हो, या अधिकार जताने वाले निशान। अच्छा, मतलब रोजमर्रा की बातें नहीं, जैसे व्यापार का हिसाब? नहीं, वैसा नहीं। जैसा कुछ लोग सोचते थे कि शायद ये व्यापार की सूचियां या राजाओं के नाम होंगे, वैसा नहीं मिला। उनके अनुसार इनमें वैदिक विचारों का जिक्र है, रुद्र और शक्र यानी इंद्र जैसे देवताओं के नाम है, और वत्स जैसे कवियों के नाम भी मिलने का दावा है। ये तो काफी अलग तस्वीर है। और तो और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये लिपि मरी नहीं। मतलब ये कि ये धीरे धीरे विकसित हुई और ब्राह्मी और बाद की गुप्त लिपियों में बदल गई। अच्छा, इसका कोई सबूत? हाँ, वो इसके लिए विक्रम खोल शिलालेख जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, जिन्हें वे एक तरह की संक्रमणकालीन कड़ी मानते हैं। साथ ही कुछ प्रतीकों की निरंतरता भी दिखाते हैं, जैसे 2 बागों वाला एक निशान है सिंधु मोहरों पर, जो बाद में अशोक स्तंभों पर शेरों के रूप में दिखता है। अच्छा, ये कनेक्शन तो दिलचस्प है। हाँ, और देखिए, इस दावे के जो निहितार्थ है वो बहुत बड़े हैं।
अगर ये सही साबित होता है तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास की पूरी कहानी बदल सकता है। कैसे? यह सिंधु सभ्यता को सीधे वैदिक संस्कृति से जोड़ता है और जो आर्य प्रवासन या आक्रमण जैसे सिद्धांत हैं उन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, जाहिर है। यज्ञदेवम ने 500 से ज्यादा शिलालेखों का अनुवाद करने का दावा किया है, जिसमें सबसे लंबे वाले भी शामिल हैं, और उनका कहना है कि उनका तरीका पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा दोहराया जा सकता है, मतलब रिप्रोड्यूसिबल है। सुनने में तो ये बिल्कुल क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या अकादमिक दुनिया इसे मान रही है? मतलब जो विशेषज्ञ हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, साफ कहूं तो अभी तक इसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शोध किसी प्रतिष्ठित पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित नहीं हुआ है। मतलब किसी ऐसी पत्रिका में जहां दूसरे विशेषज्ञ पहले उसे जांचते परखते हैं। हाँ, वो तो जरूरी होता है। बिल्कुल। तरीका नया और दिलचस्प जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसे लेकर गहरा संदेह बना हुआ है। संदेह किस बात पर है? मुख्य चिंताएं ये हैं, क्या ये सचमुच संस्कृत ही है या सिर्फ मिलते जुलते पैटर्न के आधार पर शब्दों को फिट किया जा रहा है? ये एक वैलिड सवाल है। और ये भी कि क्या गणितीय तरीके से किया गया विश्लेषण भाषा विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है? क्या ये लिंग्विस्टिकली साउंड है? राइट। तो जब तक स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली इसकी पुष्टि नहीं होती, इसे स्वीकार करना मुश्किल है, खासकर तब जब अतीत में इतने सारे दावे गलत साबित हुए हों। हाँ, वो 100 से ज्यादा दावों वाली बात है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से देखिए 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। ठीक है। पहली कि सिंधु लिपि को समझने का एक बिल्कुल नया क्रिप्टोग्राफिक नजरिया सामने आया है, कंप्यूटर और गणित का इस्तेमाल करके। नया तरीका। दूसरी, यह बड़ा दावा कि लिपि प्राचीन संस्कृत है, जिसके भारतीय इतिहास और भाषा विज्ञान के लिए बहुत गहरे मायने हो सकते हैं अगर ये सच हुआ तो। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तीसरी बात है सांस्कृतिक और लिपि की निरंतरता का विचार, कि सिंधु संस्कृति एकदम से गायब नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे बाद की भारतीय परंपराओं में समा गई, विलीन हो गई। अच्छा, निरंतरता। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात इस वक्त, कि इस दावे को सच या गलत साबित करने के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच और एकेडमिक सहमति की सख्त जरूरत है, मतलब प्रॉपर पीयर रिव्यू एंड वेरिफिकेशन। जरूरत तो है वाकई। ये बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। क्या हम हजारों साल पुराने उस रहस्य को सुलझाने की दहलीज पर खड़े हैं? संभावना तो बेहद रोमांचक है। देखिए, अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये इतिहास की एक बहुत बड़ी, मतलब ऐतिहासिक सफलता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर नहीं तो सिंधु लिपि की ये पहेली भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बनी रहेगी, जैसे अब तक बनी हुई है। सही कहा। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ के जाना चाहूंगी। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, अगर हम एक पल के लिए मान लें कि ये 4000 साल पुरानी मोहरें वाकई संस्कृत में प्रार्थनाएं और जटिल विचार रखती हैं, तो ये खोज हमारे अपने इतिहास, हमारी पहचान और हमारी सभ्यता की जड़ों के बारे में हमारी समझ को किस हद तक, कितना गहरा बदल सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक पूरी सभ्यता की कहानी बदल सकती है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये बातचीत दिलचस्प लगी तो प्लीज विज वाइब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।